ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। अच्छा, अब आज की जो काम की बात है ना, वो सबसे पहले मैं आज की कुछ काम की बातें करूंगा। और उन काम की बातों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने जो है वो सीएआई की ए लेवल इकोनॉमिक्स की वर्कशॉप ली, ठीक है। जिसके अंदर एग्जामिनर ने जो है वो बहुत सारी बातें बताई। एक खास बात जो हमें सीखने को मिली है वो ये मिली है कि अब से जो है वो पार्ट ए के अंदर भी कंक्लूजन हमें लिखनी है, ठीक है। तो मैं इधर आपके सामने लिख देता हूँ कि जो आज पता चला है ना मुझे पेपर के हवाले से, मैंने क्लास आज रखी इसलिए कि मैं आपको ये सब चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो, सबसे पहले जो आपका पेपर होगा ना, वो आपके दो पेपर होंगे। एक होगा आपका पेपर वन और दूसरा जो है वो होगा आपका पेपर टू, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका पेपर वन है ना, ये होगा आपका एमसीक्यू का पेपर। कौन सा पेपर होगा? ये जो आपका पेपर वन है, ये होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका जो पेपर वन है ये होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा, ठीक है। और ये किसका पेपर होगा? ये एमसीक्यू का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? ये एमसीक्यूज का पेपर होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज का पेपर होगा। और ये जो पेपर है ये कहीं से भी आ सकता है, तो मैं इधर लिख देता हूँ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। ये जो आपका एमसीक्यू है ये कहीं से भी आ सकता है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया कि यार ये जो पेपर वन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, और ये कहीं से भी आ सकता है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। फिर याद रखना कि आपके पास इन टोटल जो है वो 30 एमसीक्यूज हैं। कितने एमसीक्यूज हैं आपके पास? इन टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो 30 एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आता हूँ पेपर टू के ऊपर। तो देखो, पेपर टू जो है वो है डेटा रिस्पॉन्स एंड एस्से क्वेश्चन। पेपर टू में क्या आएगा? पेपर टू में डेटा रिस्पॉन्स और एस्से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पेपर टू में कितने आएंगे? पेपर टू में डेटा रिस्पॉन्स होगा और एस्से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब याद रखना कि ये जो डेटा रिस्पॉन्स है ये आएगा सेक्शन ए के अंदर। क्या बोला मैंने आपको? डेटा रिस्पॉन्स जो है वो आएगा सेक्शन ए के अंदर, और जो एसए है वो आएगा सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर एक और काम की बात याद रखना कि ये जो सेक्शन, क्या बोला मैंने, एक और बात याद रखना, ये जो सेक्शन ए है ये कंपलसरी होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो सेक्शन ए है इसके अंदर आएगी केस स्टडी, ठीक है। क्या बोला? एक तो सेक्शन ए कंपलसरी है, दूसरा इसके अंदर क्या आएगी? इसके अंदर केस स्टडी आएगी, जो कि अगेन कोई कोई भी पार्ट हो सकती है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। क्या बोला इसने? इसने बोला कि भाई जो आपका सेक्शन ए है वो आएगी केस स्टडी, और केस स्टडी जो है वो सिलेबस के कोई भी पार्ट से आ सकती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो केस स्टडी है कितने मार्क्स की होगी? ये जो केस स्टडी है ये होगी 20 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स की होगी? 20 मार्क्स, सही है। अच्छा, इधर मैं पेपर वन लिख देता हूँ, ये होगा 30 मार्क्स का, ठीक है। पेपर वन आपका 30 मार्क्स का होगा, सही है। और मैं इधर लिख देता हूँ कि ये जो आप हम पेपर टू की बात करें, ये पेपर टू जो आप करोगे वो होगा 60 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा? 60 मार्क्स का होगा। इसमें से अभी तक हमने जो आपके सामने मैंने पेपर टू का बनाया है फॉर्मेट, उसके मुताबिक अभी 20 पार्ट्स 20 मार्क्स जो है वो सिर्फ केस स्टडी के, और जो कहीं से भी आ सकती है, वो कंपलसरी है, उसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो सेक्शन बी और सी है ना, ये दो हेड्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं कि सेक्शन बी, सेक्शन एक होगा सेक्शन बी, और ये जो सेक्शन बी है ये होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से, सही है। और आपके पास चॉइस होगी, यू हैव चॉइस, यू हैव चॉइस टू चूज बिटवीन
टू क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव चॉइस टू चूज बिटवीन टू क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास चॉइस है कि आप दो क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सही है। तो मैंने तो क्या लिख दिया कि सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है कि आप दो में से कोई भी एक क्वेश्चन चूज करोगे, ठीक है। अटेम्प्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से होगा। सेक्शन बी में दो सवाल आएंगे और दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और इस सेक्शन बी के अंदर आपके कितने मार्क्स कवर हो गए? सेक्शन बी के अंदर आपके 20 मार्क्स कवर हो गए, ठीक है। कितने हो गए? ये 20 मार्क्स यहाँ कवर हो गए। तो इसका मतलब है सेक्शन ए के 20, सेक्शन बी के 20, और जो अब बच जाएंगे वो सेक्शन सी के अंदर जो है वो मैक्रो आएगा, ठीक है। तीन सेक्शन है, तीन सेक्शन हो गए। पहले दो होते थे, सेक्शन ए सेक्शन बी। पहले सेक्शन ए में केस स्टडी थी, सेक्शन बी में तीन सवाल में से कोई भी एक करना होता था। अब उसने ब्रेक कर दिया है, उसने अब ब्रेक कर दिया है क्वेश्चन को। और क्या कर दिया उसने? सेक्शन बी और सेक्शन सी में ब्रेक करा है, ठीक है। तो अभी तक 40 मार्क्स पूरे हो गए। अब मुझे बताओ, इसके बाद जो है वो आपका सेक्शन सी होगा। अच्छा, अब याद रखना, हाँ, सेक्शन सी भी कंपलसरी है, उसमें भी दो सवाल होंगे, चॉइस है, ठीक है। अब सेक्शन सी जो है वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सेक्शन सेक्शन जो आपका सी है वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगेन यू हैव टू चॉइस बिटवीन टू क्वेश्चंस। आपको दो क्वेश्चंस में से कोई भी एक को चूज करना है, ठीक है, जो आपकी मर्जी का आपको इजी लगता है। सही है। अटेम्प्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी दो में से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। सही है। और दूसरा, आपका ये जो सेक्शन सी है ये कितने मार्क्स का होगा? तो आपने बोला सर ये जो सेक्शन सी है ये होगा 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। तो इन टोटल अगर अब मैं कंक्लूड करूं तो इसका मतलब है कि ये जो पेपर, एक सेकेंड। अच्छा, तो अगर अब मैं कंक्लूड कर दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार आपके जो है वो दो पेपर है, एक पेपर वन है और एक पेपर टू है। और जो आपका पेपर वन है वो एमसीक्यू का पेपर है और मल्टीपल चॉइस का है, और वो सिलेबस के कोई भी पार्ट से आ सकता है, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको? और आपको ये बताया कि 30 एमसीक्यूज होंगे। सही है। और पेपर टू के अंदर जो है वो तीन सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो डेटा रिस्पॉन्स का है, वो केस स्टडी का, उसके अंदर ए बी सी डी चार पार्ट्स होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी 20 मार्क्स का है, सेक्शन सी 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी में भी दो सवाल होंगे, एक सवाल करना है, और सेक्शन बी उसने बोल दिया सिर्फ माइक्रो से होगा। सेक्शन सी जो है वो सिर्फ मैक्रो से होगा, उसमें भी दो सवाल होंगे, कोई भी एक करना होगा अपनी मर्जी का। अच्छा, अब जो जो बच्चा पूछ रहा है कि सर सेक्शन बी और सी में क्या आएगा, तो सेक्शन बी में एक 8 मार्क वाला और एक 12 मार्क वाला। इसी तरीके से सेक्शन सी में भी एक 8 मार्क्स वाला होगा और दूसरा 12 वाला होगा। सही है। ठीक है। ठीक है यहाँ तक? नहीं भाई, डिफिकल्ट नहीं है, मेरी बात सुनो। अब देखो, आपके जो है ना, पहले माइक्रो के अंदर एक चैप्टर था मनी। मनी उसने हटा दिया, मनी उसने गायब कर दिया, ठीक है। केस स्टडी इजी होती है भाई। तो यार मैं कराऊंगा ना, आप छोड़ दो ना, सब कुछ मैं कराऊंगा, आप बेफिक्र रहो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहले जो है वो मनी का एक चैप्टर था एएस में से, वो उसने हटा दिया। तो एक चैप्टर तो देखो सीधा सीधा गायब हो गया। फिर उसने सेक्शन जो सी है मैक्रो है, उसके अंदर एक चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर उसने जे कर्व और मार्शल लैंडर कंडीशन को भी हटा दिया, ठीक है। फिर उसने जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डाल दी। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी, जो हम ओ लेवल्स में करते थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट डाल दी। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, उसकी कॉजेज, उसकी टाइप्स, ये तो इंतहाई इजी चीज उसने डाल दी, ठीक है। तो इस पे भी ए पार्ट बन सकता है कि डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ए टू में है, ए टू में
A2 में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फिलिप्स कर्व वाली है। A2 में इसकी एडवांस है, ठीक है। AS में नॉर्मल है, ओ लेवल्स वाली अनएम्प्लॉयमेंट डाली उसने, सही है। अभी मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। चलो अब मैं ना सबसे पहले, अब मैं आपके सामने AS का सिलेबस भी लिख दूं, सिलेबस भी लिख दूं आपके सामने, और फिर अभी हाथों हाथ बता भी देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है। लिख डालो, चलो लिख देते हैं ये भी। AS लेवल सिलेबस, ठीक है। अच्छा ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा आप देखो, माइक्रो के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर उसने बताया था वो है डिमांड, ठीक है। फिर एक चैप्टर हो गया PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हो गया YED, और फिर हो गया XED, ठीक है। अच्छा एग्जामिनर के मुताबिक ये तीनों जो चैप्टर हैं जो मैं अलग अलग कराता हूँ, वो उसने बता दिया है कि ये इलास्टिसिटी के अंदर आता है। इवन उसने ये भी बोला है कि ये जो PES है ये भी इलास्टिसिटी में आता है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमने जो है वो सप्लाई करा था, और हमने PES करा था, ठीक है। फिर अगेन वही वाली बात हो गई कि ये जो PES है ये भी इलास्टिसिटी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये जो PES है ये भी किसका हिस्सा है? ये भी उस इलास्टिसिटी का हिस्सा है, ठीक है। फिर इसने बात करी थी मार्केट की, फिर इसने मार्केट फेलियर बोला, और फिर इसने बोला बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ये सारे चैप्टर मैं आपको कवर करा चुका हूँ, राइट। और इनकी वीडियोस भी अपलोडेड है, ठीक है। फिर मैक्रो के अंदर आओ, तो इसने जो फर्स्ट टॉपिक बोला है वो इसने बोला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। ये चैप्टर E2 में भी है, लेकिन AS के अंदर सिर्फ इसकी थ्योरी है, नो कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा फिर जो दूसरा चैप्टर है वो है इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको ओ लेवल इकोनॉमिक्स की बुक में ग्लोबलाइजेशन भी लिखा हुआ है। तो मे बी आप लोगों के पास अगर लेटेस्ट बुक हो किसी के पास, तो उसमें ये लफ्ज भी कहा जा सकता है। फिर एक और चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद एक चैप्टर है एक्सचेंज रेट। फिर अब इसने जो चैप्टर ऐड करे हैं दो, वो है एक है अनएम्प्लॉयमेंट जो इसने ऐड करा है, और एक जो इसने ऐड करा है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसमें बता दूं कि इसने नए सिलेबस में ऐड क्या क्या करा है, तो ही हैज एडेड सर्कुलर फ्लो, ही हैज एडेड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड ही हैज एडेड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तीन चीजें इसने ऐड करी हैं, इसके लिए मैंने इसके ऊपर स्टार बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ कि जो चीजें रह गई ना, जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये एक्सचेंज रेट हो गया, ये इसने इतना इतना सा कर दिया। कितना कितना इतना सा कर दिया? इतना इतना सा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अब मैं इधर है ना छोटा छोटा लिखता जा रहा हूँ, जो जो उसने मुझे काम की बातें बताई है मैं इधर पॉइंटर में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब आओ आप सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, ठीक है। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही हैज रिमूव्ड मार्शल लर्नर कंडीशन, he has removed Marshall Lerner condition and J curve, ठीक है। J curve, ठीक है, इसने मार्शल लर्नर कंडीशन और J curve को रिमूव कर दिया, सही है। अच्छा ये इसने ये रिमूव करा। फिर अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड पर आता हूँ, तो इंटरनेशनल ट्रेड के चैप्टर के अंदर इसने क्या रिमूव कर दिया, क्या लिख देता हूँ मैं इधर। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, तो इंटरनेशनल ट्रेड में ही रिमूव्ड टाइप्स ऑफ यूनियन, ठीक है। ये सारा जो जो इसने रिमूव करा है सारा A2 में ले गया। इसने टाइप्स ऑफ यूनियन को रिमूव कर दिया। टाइप्स ऑफ यूनियन, यूनियन में क्या क्या आता था? कस्टम यूनियन,
यूरोपियन यूनियन, ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूनियंस थी छोटी छोटी, वो सारी वो ले गया A2 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे जो बड़ा चेंज वो लेके आया ना, वो एक्सचेंज रेट में लेके आया, सही है। वैसे तो एक्सचेंज रेट जो है वो तीन तरीके का होता है। कितने तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं? जिसने ओ लेवल्स पढ़ी है, ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसको तो पता होगा कि एक्सचेंज रेट जो है वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिक्स्ड, एक होता है मैनेज्ड, और एक होता है फ्रीली फ्लोटिंग, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं कि इसने बोला है कि सिर्फ जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो एएस के अंदर आएगा, ठीक है। इसने सिर्फ बोला है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो एएस के अंदर आएगा, और इसने बोला है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, क्या बोला है इसने? बोला है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट A2 के अंदर आएगा। मतलब जो, समझो कि इसने एक्सचेंज रेट का चैप्टर 30% कर दिया, इसने 70% चीजें जो है वो A2 के अंदर ले गया, ठीक है। तो इसने क्या बोला? एक्सचेंज रेट के अंदर सिर्फ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ाना है, फिक्स्ड और मैनेज वो A2 के अंदर ले गया। तो मुझे बताओ भाई, इतनी सारी चीजें तो उसने हटा दी, सही है। अच्छा, फिर उसने जो है ये सब चीजें रिमूव कर दी, लेकिन उसने एक चीज ऐड भी करी है। किधर? अब मैं आता हूँ मार्केट फेलियर के ऊपर, ठीक है। मैं आता हूँ किसके ऊपर? मैं आता हूँ अब मार्केट फेलियर के ऊपर। तो अब उसने मार्केट फेलियर में कुछ चीजें वो कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। जैसे कि मैं आपको कराऊंगा वो चीजें जो उसने ऐड करी है मार्केट फेलियर के अंदर, बिल्कुल टाइनी टाइनी चीजें। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, वो इसने ऐड कर दिया, ठीक है, मार्केट फेलियर के अंदर। लेकिन वो मैं आपको करा दूंगा, सही है। अच्छा, ये जो लाइबा फिस्कल पॉलिसी बोली हो, ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन के अंदर आ जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडी वगैरह हटा के भाई, देखो ये इतना तो इसने चीजें हटा दी यार। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबसे अच्छा जो इसने काम करा ना, उसने एक्सचेंज रेट को A2 में डाल दिया। मतलब पीपीसी है, हाँ पीपीसी है ना, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में पीपीसी आ गया, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये इसने है ना सारी चेंजेस करी है सिलेबस के अंदर। और नहीं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो मैक्रो का हिस्सा है, नॉट माइक्रो। माइक्रो के अंदर जो मार्केट फेलियर है वो बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सही है। ये सारी चीजें इसने जो है वो ऐड कर दी है, ठीक है। अच्छा, मैं और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ रिगार्डिंग पेपर की, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक मिनट, मैं अपने पास खोल भी लेता हूँ ताकि मैं आपको क्रॉस चेक करके उसी वक्त बता दूं, सही है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मुझे एग्जैक्ट तो, हाँ, आ जाओ। अरे सब बताऊंगा, सबर रखो। अच्छा, अब आ जाओ तुम लोग पेपर की वेटेज के ऊपर, ठीक है। वेटेज ऑफ एएस एग्जाम, ठीक है। अच्छा, अब तुम वेटेज के ऊपर भी आ जाओ। तो देखो एएस के अंदर यू गिव टू पेपर, वन इज पेपर वन एंड द अदर यू गिव इज पेपर टू, ठीक है। यू गिव टू पेपर्स, वन इज पेपर वन एंड द अदर इज पेपर टू, ठीक है। अच्छा, आप देखो पहले जो है ना पेपर की वेटेज होती थी 60-40 होती थी। कितनी होती थी? 60-40, सही। तो मैं इधर लिख देता हूँ, पहले पेपर की वेटेज क्या होती थी? 60 और 40। कितनी होती थी? 60 और 40 होती थी, यानी कि 60% जो है वो पेपर टू की वेटेज थी,
और 40% जो है वो पेपर वन की वेटेज थी। पहले कितनी वेटेज थी? 60% पेपर टू की और 40% पेपर वन की, ये वेटेज चल रही थी पहले। अब जो है वो वेटेज चेंज हो गई है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अगर प्रॉपरली याद है तो, वैल्यूज एक्चुअली मुझे प्रॉपर याद नहीं है। अच्छा, तो अभी के मुताबिक जो है वो आपके पेपर की वेटेज क्या हो गई है? आपका जो पेपर है उसकी वेटेज हो गई है 33% इस पेपर वन, और पेपर टू की कितनी हो जाएगी? अगर 33 को मैं माइनस कर दूं तो 67% जो है वो आपकी किसकी वेटेज हो गई है? पेपर टू की, और 33% जो है वो पेपर वन की हो गई है। सही है, ये आपकी वेटेज है। सही है, कितनी? 67% जो है वो पेपर टू की वेटेज है, और 33% जो वेटेज है वो पेपर वन की। इसका मतलब है कि अगर किसी का पेपर टू में बी ग्रेड आता भी है, सो ही स्टिल हैज अ चांस टू इंक्रीज हिज ग्रेड टू एंड ए फ्रॉम पेपर वन। ठीक है, तो अब देखो पेपर की वेटेज में क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि किस्मत से सारे एमसीक्यू हो जाए? जिसकी किस्मत ऐसी हो डिस्टिंक्शन वाला होता है दोस्त। किस्मत पर चलती है तो ऐसी चलती है कि पेपर टू भी पूरा सही होता है। ठीक है, तो वेटेज क्या है भाई? पेपर टू जो है वो 67% वेटेज रखता है, पेपर वन जो है वो कितनी वेटेज रखता है? 33%। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि पेपर वन और पेपर टू के लिए टाइम कितना कितना है। तो मैं इधर ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि ये जो पेपर वन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 1 आवर का है। ये जो पेपर वन है ये है 1 आवर का, और ये जो पेपर टू है आपका, ये 2 आवर का है। ठीक है, ये 2 घंटे का है। सही है, एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अभी आप चिल करो, ठीक है? इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। नो, नॉट 40 मिनट्स पर सेक्शन नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखो, केस स्टडी पे 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगानी। केस स्टडी 30 मिनट्स में हो जाएगी, बाकी जो टाइम है वो 40-40 मिनट्स दोनों में जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है? इतनी सुकून से पढ़ो खाली अभी। तो ये मैंने आपको पेपर फॉर्मेट बता दिया, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आई थी मैंने आपको वो बता दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं आता हूँ डायरेक्ट सेक्शन बी के ऊपर, ठीक है? ये जो सेक्शन बी है इसके अंदर एक सवाल आएगा पार्ट ए, और एक सवाल जो आएगा वो आएगा पार्ट बी। ठीक है, अच्छा अब सुन लो मेरी बात। आज से 4 महीने पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्ट ए के अंदर जो है वो कंक्लूजन लिखते हैं, लेकिन कंक्लूजन के मार्क्स वगैरह जो है, क्या कंक्लूजन आएगी, वो सब आज जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो देखो, सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूं कि पार्ट ए के अंदर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के जो है वो 2 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के 2 मार्क्स है। कितने मार्क्स है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के? 2 मार्क्स है, ठीक है? और एनालिसिस जो है, क्या बोला मैंने? एनालिसिस जो है उसके कितने मार्क्स है? एनालिसिस के 4 मार्क्स है। कितने मार्क्स है एनालिसिस के? एनालिसिस के 4 मार्क्स है। और जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, बेसिकली इवैल्यूएशन इन एग्जामिनर वर्ड्स, तो इवैल्यूएशन के जो है वो 2 मार्क्स है। कितने मार्क्स है इवैल्यूएशन के? 2 मार्क्स है, ठीक है? तो ये भी इसने आप बता दिया है। एप्लीकेशन नहीं, इवैल्यूएशन मींस कंक्लूजन, अपनी राय देना। ठीक है, अच्छा व्हेन आई कम टू पार्ट बी, तो पार्ट बी इज टोटली द सेम। सबसे पहले नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के जो है वो 4 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के कितने मार्क्स है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के 4 मार्क्स है, ठीक है? पार्ट बी के अंदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्टिल कैरीज 4 मार्क्स, एनालिसिस स्टिल कैरीज 4 मार्क्स। एनालिसिस के अभी भी कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स हैं। और इवैल्यूएशन यानी कि कंक्लूजन के भी 4 मार्क्स है, ठीक है? जो माइनर सा चेंज आया है वो 8 मार्कर में आया है कि आपको 2 मार्क्स की कंक्लूजन भी देनी है, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसने कंक्लूजन के लिए वर्ड इस्तेमाल करा है कि इट डिपेंड्स ऑन। क्या वर्ड इस्तेमाल करा है उसने कंक्लूजन के लिए? वर्ड इस्तेमाल करा है इट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड? इट डिपेंड्स ऑन, सही है?
जैसे कि मैं आपको मुंह जबानी बताता हूँ कि जब मैं आपको अभी एग्जामिनर का स्पेसिमेन आंसर भी शेयर करूंगा और दो तीन स्क्रिप्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और स्पेसिमेन पेपर भी, ठीक है। तो उसने बोला था कि अगर आप पीपीसी का सवाल है, ए पार्ट में पीपीसी आया हुआ था, तो उसने बोला अगर आप पीपीसी की जो है वो कंक्लूजन दे रहे हो तो आप पीपीसी में बताओगे। सवाल ये था बेसिकली कि क्या हर वक्त इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगी। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल होगी ना, क्योंकि जब आप एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी की ज्यादा कम हो जाएगी, तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमेशा क्रिएट होगी, ठीक है। तो आप लिखोगे कि कितने से इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगी, ये डिपेंड करता है कि दोनों गुड्स के दरमियान कितनी रिसोर्सेज स्प्लिट करी गई है। तो ये इसकी इवैल्यूएशन थी पार्ट ए की, ठीक है। अब पार्ट बी जो है वो था, पार्ट बी जो है वो था, अल्लाह भला करे आपका, कि क्या फ्री मार्केट सिस्टम हमेशा सारे गुड्स प्रोवाइड करेगा। तो फ्री मार्केट सिस्टम इज बेसिकली मार्केट इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है। तो प्राइवेट प्रोड्यूसर मेरिट गुड्स भी बनाता है, डीमेरिट गुड्स भी बनाता है और प्राइवेट गुड भी बनाता है, और पब्लिक गुड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता पब्लिक गुड? क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम वाला मसला होता है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखते हैं कि पब्लिक गुड वो नहीं प्रोवाइड करेगा क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम है। फिर आप इसको बताओगे कि डीमेरिट गुड की ओवर एलोकेशन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लगाएगी। फिर आप इसको बताओगे कि मेरिट गुड की अंडर एलोकेशन होती है, उसकी ओवर एलोकेशन होनी चाहिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसी लगाएगी। और पब्लिक गुड का बता दोगे, और दूसरा फिर बता दोगे एंड में कि प्राइवेट सेक्टर विल नेवर प्रोवाइड दीज गुड्स बिकॉज हिज एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। खत्म हो गई। तो बेसिकली सेक्शन बी का पार्ट बी इज द सेम, सिर्फ पार्ट ए में चेंज क्या ये कि आपको 2 मार्क्स की इवेल्युएशन देनी है, ठीक है। और इवेल्युएशन के लिए उसने बोला है कि आप लफ्ज इस्तेमाल करो, इट डिपेंड्स ऑन, टू कंक्लूड, इन माय ओपिनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना काफी होगा। मैंने आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी है पूरे सिलेबस की, हर चीज की, और मेरा मकसद आज यही था कराना। सही है। अच्छा, अब मेरी कुछ काम की बातें वो सुन लो। अब उसने मुझे बोला है कि CAIE जो है वो नेगेटिव मार्किंग में बिलीव नहीं करता, वो नेगेटिव मार्किंग में बिलीव नहीं करता, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसने एक बात, काम की बात बताई। उसने बोला कि अगर एक बच्चे ने, वैसे जो डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, और उसने गलती से सप्लाई की जगह डिमांड लिख दिया और डिमांड की जगह सप्लाई लिख दिया, और उसने एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दी है, तो भी उसको ग्राफ भी जीरो हो जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी जीरो होगी। तो इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। सही है। फिर उसने एक और बात बोली कि डायग्राम, अगर कोई सवाल है जिसके अंदर डायग्राम नहीं होती, अच्छा उसने क्या बोला, उसने, मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड और सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने गलती से सप्लाई को डिमांड कर दिया और डिमांड को सप्लाई कर दिया, भले एक्सप्लेनेशन में सही लिखा हो, तो उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी डायग्राम दोनों पे क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। फिर अगर एक बच्चे ने एक्सिस की लेबलिंग नहीं करी तो उसकी डायग्राम पे वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन मार्क लगा देता है, भाई वो चेक ही नहीं करता, कंसिडर ही नहीं कर रहा। अच्छा, फिर अगली बात, क्योंकि अगर एक सवाल डायग्राम के साथ है तो उसने बोला है 4 मार्क्स डायग्राम के हैं। जिसने एक्सिस की लेबलिंग करी उसको 1 मार्क मिलेगा, जिसने डिमांड और सप्लाई कर अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड बना दिया उसको दूसरा नंबर मिल गया, जिसने इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उसको तीसरा नंबर मिला, उसी डिमांड सप्लाई के मीट वाले पॉइंट के साथ, टेंजेंट वाले पॉइंट के साथ। एरो का तीसरा नंबर है, और चौथा नंबर न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी का और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट का। तो 4 मार्क डायग्राम के उसने बोला। जब सवाल खाली डायग्राम के ऊपर फोकस करते बोलते यूजिंग डायग्राम यूजिंग डायग्राम। सही है। अगर किसी सवाल में डायग्राम नहीं बने, जैसे हम लोगों ने वाईडी का सवाल करा था कि यूजिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन हाउ एंड एक्सप्लेन वैल्यूज दैट आर पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो यहाँ पे डायग्राम उसने मांगी नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम बनानी है, क्योंकि उसने एक बात बोली है कि जैसे बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन जरूरी है, वैसे इकोनॉमिक्स डायग्राम के बगैर अधूरा है। तो ये इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डायग्राम, ये आज इसके वो थी, कोड लाइन थी, ठीक है। उसने बोला मांगी हो या ना मांगी हो, आपको डायग्राम बनानी है, और डायग्राम क्रेडिट मार्क्स कैरी करती है। मतलब उसने यूं बताया था वेट करके कि अगर किसी बच्चे की थ्योरी इतनी है, थ्योरी उसने इतनी सी लिखी है और उसने डायग्राम बना दी ना, तो वो उसके सपोर्ट में आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने खाली थ्योरी लिखी है, उसने डायग्राम भी बनाया, तो वो कभी भी 8 on 8 स्कोर नहीं कर सकता। उसको 8 में से 6 मिलेंगे अगर बहुत ही कोई अच्छा आंसर लिखा होगा तो डायग्राम बनाना जरूरी है। उसने बोला देयर आर क्रेडिट मार्क्स फॉर डायग्राम। अगर कोई चीज ऊपर नीचे होती है, कहीं लैकिंग आती है, तो डायग्राम उसकी एक्सप्लेनेशन बन जाती है ना। बेसिकली अगर आपने कोई डायग्राम बनाई है तो इसका मतलब है डायग्राम आपकी एक्सप्लेनेशन को साबित कर रही है, आपकी एक्सप्लेनेशन का प्रूफ दे रही है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम की लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सही है।
अच्छा देखो, आपको शीट्स मिलती हैं बेसिकली, ठीक है, वहां पे आपको काम करना होता है, ठीक है। आपको एक बुक की तरह मिलता है, बुक की तरह मिलता है, ठीक है। लाइंस होती हैं, बिल्कुल लाइंस होती हैं, उन शीट पे लाइंस होती हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसने एक और बात ये बोली है कि बच्चे जो हैं वो डायग्राम बहुत गंदी बनाते हैं, भाई स्केल पेंसिल खरीद लो यार, खर्चा कर लो, अगर नहीं कर सकते तो मुझे बोलो, मैं सबके घर पे बाइकिया करा देता हूँ। बस जो दुबई उबई में रहता है, सऊदी अरब में रहता है, यहाँ वहाँ रहता है, वो अपना देख ले भाई स्केल पेंसिल का, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो मुझसे ऑनलाइन स्केल पेंसिल ले ले, मैं स्केल पेंसिल की उसको मीम भेज देता हूँ। ठीक है ना, बाकी मैं तुम लोग के घर पे बाइकिया करा देता हूँ, तुम लोग स्केल पेंसिल ही नहीं खरीदते यार, इंसान के बच्चे बन जाओ यार। स्केल पेंसिल खरीदो तुम लोग, वो बने वो तो क्रिश बने वो तो। चलो ठीक है, ये मैं भेजूं।